हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो से हम लोग सीख रहे होंगे कोर जावा। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा होगा, बेसिक जावा और स्ट्रिंग्स एंड अरेज को, तो आप पहले जाकर बेसिक जावा और स्ट्रिंग्स एंड अरेज कवर कर लीजिए अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ये सब हम लोग सीख रहे होंगे, कैसे हम एग्जीक्यूट होता है, मेथड बाय मेथड, क्लास बाय क्लास। जो हम लोग का प्रोग्राम होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये हम लोग सीख रहे होंगे। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ उन सब का नोट्स मैं अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिए उन क्वेश्चनों को। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो गिटहब में मैं विद आंसर मैं वहाँ पे नोट्स शेयर किया हूँ, तो वो डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटरव्यू के टाइम क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। हाँ, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हम लोग का पहला टॉपिक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। As soon as class is created, new data type will be created. This data type is called user defined data type और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो जैसे ही हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो नया डेटा टाइप क्रिएट होता है, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इट इज़ क्रिएटेड बाय द यूजर, नॉट प्री डिफाइंड। जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो यूजर के से क्रिएट होता है। ये नॉन यूजर यूजर नॉट प्री डिफाइंड, मतलब ये प्री डिफाइंड नहीं है, यूजर डिफाइंड करता है, तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप भी वही बोलते हैं। क्या होता है, जो इतना प्री डिफाइंड डेटा टाइप को हम लोग डिराइव डेटा टाइप, ऑलरेडी ये डिफाइन किया गया है जावा में, तो उसको हम लोग क्या है कि डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी वही जो ऑलरेडी डिफाइन है, उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं। मतलब ये डिराइव डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सब एक ही के नाम होते हैं। जैसे जो ऑलरेडी डिफाइन है जावा में जितना डेटा टाइप, उसको हम लोग इन सब नामों से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन इन जावा विच हैविंग लेंथ इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब जो भी डेटा टाइप जिनके लेंथ होते हैं, लेंथ मतलब प्रॉपर एक साइज होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और जिनके साइज नहीं होते हैं उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। इट नॉट इंट्रोड्यूस इट इज नॉट इंट्रोड्यूस इन जावा, वी नीड टू डिफाइन। मतलब ये जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, लेकिन क्या होता है कि इनसे हम लोग डेटा टाइप क्रिएट करना है तो हम लोग को उसको क्रिएट करना पड़ता है। जावा में ऑलरेडी डेटा टाइप क्रिएट नहीं रहता है इससे, तो इसीलिए इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। की पॉइंट, as soon as class is created, new data type is created. Java language represent everything in the form of object। ये जैसे ही क्रिएट होता है क्लास तो नया डेटा टाइप क्रिएट होता है, और जावा जो लैंग्वेज है वो सारे वेरिएबल को, कंपोनेंट को, जावा कंपोनेंट को क्या होता है, एज एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है जावा, क्योंकि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए। एन ऑब्जेक्ट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी। जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एंटिटी हो सकता है। आगे चलते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है, क्लास बाय क्लास, मेथड बाय मेथड, ये हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, मेन मेथड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास तीन रिसोर्स होते हैं। तीन रिसोर्स, एक होता है क्लास लोडर होता है, दूसरा मेन मेथड होता है, ये तीसरा गार्बेज कलेक्टर होता है। रिमेनिंग मेथड होता है वो मेन मेथड से या तो कॉल करते हैं या हम लोग के ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम लोग उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि जो क्लास जेवीएम होता है वो थ्री रिसोर्स को कॉल करता है, क्लास लोडर को कहता है, मेन मेथड को कहता है और गार्बेज कलेक्टर को कहता है। क्लास लोडर का वर्क क्या होता है कि क्लास लोडर पहले क्लास को लोड करता है और एक स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट करता है। ये स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट करता है और जितना स्टैटिक मेंबर को इस स्टैटिक पुल एरिया में अपलोड कर देता है। और ये मेन मेथड भी स्टैटिक होता है, इसीलिए मेन मेथड को भी अपलोड कर देता है। अब
एट द एंड क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर आता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जितना भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होता है तो उसको डी रिफर करता है और उसको क्लीन कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्लीन कर देता है, हम लोग को करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहले मेन मेथड हम लोग क्लास लोडर क्या आएगा, और क्लास को हर क्लास लोडर हम लोग मल्टीपल एन नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हर क्लास के लिए क्लास लोडर एक बार आता है, एक बार उसको अपलोड कर देता है, एक बार उसको लोड कर देता है। तो सपोज हम लोग मेन मेथड टेस्ट क्लास में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट क्लास में मेन मेथड क्रिएट किए हैं। तो टेस्ट क्लास लोडर आएगा पहले और टेस्ट क्लास को अपलोड कर देगा यहाँ पे। अब टेस्ट क्लास अपलोड हो गया, एक स्टैटिक पुल एरिया बनाएगा उसके लिए, टेस्ट टेस्ट क्लास के लिए। तो यहाँ पे एक स्टैटिक पुल एरिया बना दिया टेस्ट क्लास। ईच क्लास के लिए क्या होता है, एक एक स्टैटिक पुल एरिया होता है। और ऑब्जेक्ट हम लोग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टैटिक पुल एरिया में जितना नॉन स्टैटिक सॉरी जितना स्टैटिक मेथड वेरिएबल प्रॉपर्टीज है वो सबको अपलोड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास स्टैटिक पुल एरिया में क्या है कि एक मेन मेथड है, और यहाँ पे एक हो जाएगा स्टैटिक मेथड। यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड भी हम लोग एक बनाया है, ये भी इस स्टैटिक पुल एरिया में अपलोड कर देगा। अब क्या होता है कि जेवीएम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू टॉप बॉटम एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे क्या है, पहले मेन मेथड को रीड करेगा, मेन मेथड के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वन है उसको रीड करेगा और प्रिंट कर देगा पहले एक बार। देन उसके बाद स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा। स्टैटिक मेथड हम लोग नेक्स्ट स्टैटिक मेथड को कॉल किए हैं। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद इन द सेम क्लास। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि सिंगल कॉपी नेचर होता है तो क्या होता है, और सेम पुल एरिया में अपलोड होता है, तो क्या होता है इसका सारे स्टैटिक मेथड का जो भी नेम होता है वो सब सेम एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग रिफर कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड अपलोड होगा और जो भी लॉजिक रहेगा वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा और स्टैटिक मेथड एंड हो जाएगा। स्टैटिक मेथड के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार मैं एक मिनट में पेन लेके समझा देता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जा रहा है नॉन स्टैटिक मेथड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग कॉल कर रहे हैं तो वहाँ जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट में ये है। तो जो न्यू कीवर्ड से ना हम लोग ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस रहेगा वो टी में असाइन कर देंगे हम लोग, जो टी में असाइन कर देंगे जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहेगा उसको। और जितना नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज रहेगा वो इस ऑब्जेक्ट में अपलोड हो जाएगा। जो भी दिन द क्लास जितना नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी रहेगा, नॉन स्टैटिक मेथड वेरिएबल और जितना प्रॉपर्टी रहेगा नॉन स्टैटिक, वो सारे इस ऑब्जेक्ट में अपलोड हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कॉपी होता है तो हम लोग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कैसे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट भी टेस्ट इक्वल टू T2 न्यू टेस्ट हम लोग करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होगा, T2 रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जितना फिर अगेन फिर क्या होगा, जितना इस क्लास में नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी रहेगा वो T2 ऑब्जेक्ट में भी अपलोड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेपरेट कॉपी नेचर होता है, नॉन स्टैटिक का प्रॉपर्टी होता है, तो इसीलिए वो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम लोग नॉन स्टैटिक में जाएंगे, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल नेम। क्योंकि क्या होता है कि स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम हम लोग कॉल करते हैं। तो हम लोग को रेफरेंस वेरिएबल यूज करके यहाँ नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग कॉल कर देंगे, जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन आके यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ये एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर दैट ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आगे जाएगा गार्बेज कलेक्टर के पास। क्योंकि आगे हम लोग के मेथड में और कुछ नहीं है तो फिर गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाएगा। गार्बेज कलेक्टर हमेशा जब एग्जीक्यूशन के एंड में कॉल होता है और जितना अनयूज्ड मेमोरी होता है, जितना यहाँ जो हीप एरिया में हम लोग मेमोरी क्रिएट किए रहते हैं वो सारे मेमोरी को ये इरेज कर देगा। और ये इसका जो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी मेमोरी रहेगा वो सबको इरेज कर देगा। और हम लोग को जो जावा को क्या बोलते हैं, जो भी मेमोरी रहेगा उसको
क्या करेंगे, मेमोरी का जो अलोकेशन रहेगा उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये हम लोग का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है। इसीलिए क्या होता है कि जावा में हम लोग को मेमोरी मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता है। जैसे सी शार्प जैसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, वैसे यहाँ पे जावा में हम लोग को मेमोरी मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता है। ये जावा क्या है, इम्प्लिसिटली अपना मेमोरी मैनेज करता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे स्टैटिक पुल एरिया। जैसे यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि सपोज हम लोग के पास सिंगल स्टैटिक पुल एरिया रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टैटिक पुल एरिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एन नंबर ऑफ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ए वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट करके हम लोग यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सारे ऑब्जेक्ट जो पॉइंट आउट करेंगे वो अपने स्टैटिक पुल एरिया करेंगे। अब ये स्टैटिक पुल एरिया हर क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होता है। ये एक क्लास के लिए सपोज एक स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट हो, दूसरे क्लास के लिए एक और स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट होगा। जितना नॉन स्टैटिक, जितना क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट होंगे वो दूसरे क्लास में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए रहेंगे तो क्या होगा, दूसरे क्लास का जो अपना करंट क्लास को रिफर करेंगे नॉन स्टैटिक जितना वो ऑब्जेक्ट होंगे वो। जैसे यहाँ पे एक स्टैटिक पुल एरिया है और एन नंबर ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड है, सॉरी नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट हैं। तो वैसे ही वो अगर दूसरा क्लास होंगे तो दूसरा स्टैटिक हो, स्टैटिक एरिया क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट भी वो क्रिएट करते रहेगा एन नंबर। अब जितना टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारे अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो स्टैटिक पुल एरिया क्रिएशन है ये क्या होता है, क्लास लोडर क्रिएट करता है, हम क्रिएट नहीं करते हैं। क्लास लोडर एक बार क्लास को लोड करता है, उस टाइम स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट कर देता है, और उसी टाइम जितना स्टैटिक मेंबर होते हैं क्लास में उस सारे मेंबर को स्टैटिक पुल एरिया में अपलोड कर देता है। हम लोग को अपलोड करना या कुछ भी करना नहीं पड़ता। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एग्जीक्यूशन फ्लो, कैसे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड्स क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है वो। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है। व्हेन अ जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट टू मेमोरी आर क्रिएटेड। एक होता है स्टैक एरिया, एक हीप एरिया होता है। पहले हम लोग देखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ ये हीप एरिया हो गया और ये हो गया स्टैक एरिया। जो ये होगा स्टैक एरिया, स्टैक एरिया क्या होता है कि हीप एरिया होता है मेमोरी लोकेशन के लिए, मेमोरी स्टोर करने के लिए। जो एरिया होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए हम लोग स्टैक एरिया की यूज करते हैं। हीप एरिया को मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्टैक एरिया यूज टू एग्जीक्यूशन पर्पज। स्टैक एरिया क्या होता है, एग्जीक्यूशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। हीप एरिया इज यूज टू स्टोरेज पर्पज। हीप एरिया जो है क्या कहते हैं, स्टोरेज के पर्पज के लिए यूज करते हैं। जेवीएम मेक यूज ऑफ कॉल रिसोर्स, लाइक जेवीएम थ्री रिसोर्स को कॉल करता है जब स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहला क्लास लोडर, तीसरा मेन मेथड, तीसरा गार्बेज कलेक्टर। तो जैसे ही क्लास लोडर एग्जीक्यूट होता है, एवरी ऑपरेशन नीड टू बी एग्जीक्यूट इन द स्टैक एरिया। सारे ऑपरेशन जो है स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट होते हैं। क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ स्टैटिक पुल एरिया एंड लोड ऑल द स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल इनटू स्टैटिक पुल एरिया। मैंने पहले ही बताया था कि जो क्लास लोडर होता है वो एक बार क्लास को लोड करता है और सारे स्टैटिक मेंबर मतलब कि मेथड्स और वेरिएबल जितना भी होंगे, कंपोनेंट होंगे, उसको एक बार अपलोड कर देता है हीप एरिया में। अब फॉर ईच क्लास, क्लास लोडर विल एट लोड कम एंड लोड द क्लास वंस। हर क्लास के लिए क्या करता है, क्लास लोडर एक बार आता है और एक बार उसको अपलोड कर देता है। बस एक ही बार आएगा क्लास लोडर हर क्लास के लिए। जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर दूसरा क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, या तो हम लोग बाई क्लास नेम हम लोग मेथड को कॉल करेंगे, तब एक बार आएगा फर्स्ट और वो अपलोड कर देगा उस क्लास को हम लोग के जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, हीप एरिया में। और क्या होगा कि हीप एरिया में स्टोर करने के बाद वो एक स्टैटिक पुल एरिया क्रिएट कर देगा। और स्टैटिक पूल एरिया में जितना भी स्टैटिक मेंबर होंगे उसको अपलोड कर देगा। देन ऑब्जेक्ट उसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको रिफर कर देगा, उस क्या बोलते हैं स्टैटिक पूल एरिया को एड्रेस कर देगा। तो ये हम लोग का हर क्लास के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होता है। The new operator is responsible to create a object and load all the non-static methods and variable to the heap area। जो न्यू ऑपरेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितना
क्या बोलते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर को अपलोड करने के लिए। ऑब्जेक्ट एड्रेस इज असाइन टू द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, जितना ऑब्जेक्ट एड्रेस होता है वो असाइन होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे। और यहाँ पे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल द हीप एरिया इज क्लीन बाय द गार्बेज कलेक्टर। जो एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, जितना जो हीप एरिया होता है वो क्लीन होता है बाई गार्बेज कलेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, एक बार कॉलिंग पढ़ लेते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉलर मेथड एंड कॉल्ड मेथड, हम लोग को अगर मेथड को कॉल करना है तो विद इन द सेम क्लास, विद इन द डिफरेंट क्लास कैसे हम लोग कॉल करते हैं, और स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेगा, ये हम लोग के पास एग्जांपल है। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि मेथड कॉलिंग, मल्टीपल मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे और एन नंबर ऑफ मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो क्या होता है, स्टैटिक मेथड को विद इन द सेम क्लास क्या करेगा, डायरेक्ट कॉल करेगा। जैसे मेन मेथड है, एक और स्टैटिक मेथड बना लिए, वहां से हम लोग को मेन मेथड से हम लोग को स्टैटिक मेथड कॉल करना है, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। और बाई डिफरेंट क्लास में बाई यूजिंग क्लास नेम हम लोग को कॉल करना पड़ता है। अगर डिफरेंट क्लास में होगा तो हम लोग क्लास को ही बताना पड़ेगा कि कहाँ है लोकेशन, तब जाके हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल कर सकता है, विद इन द क्लास क्या होता है, बाई बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम। क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम से हम लोग कॉल करते हैं। काहे इसलिए करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग के पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम लोग को जो स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड को हम लोग को बताना पड़ता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से हम लोग को प्रॉपर्टीज को लेना है। तो इसीलिए हम लोग बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को ले लेंगे, तो क्या होगा कि उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड रहेगा, वो स्टोर रहेगा उसका मेमोरी लोकेशन। तो उस मेमोरी लोकेशन से ये आइडेंटिफाई कर लेगा, उस प्रॉपर्टी को वहां से रिट्रीव कर लेगा, जो भी हम लोग को प्रॉपर्टी चाहिए रहेगा उसको रिट्रीव कर लेगा। और विद इन द डिफरेंट क्लास भी हम लोग बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम हम लोग कॉल करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं तो ये क्लास, पहले जो हम लोग डेटा टाइप लेते हैं वो क्लास नेम लेते हैं, तो क्लास नेम से समझ जाता है जेवीएम की उस क्लास में इसको जाना है, और उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो नॉन स्टैटिक मेंबर में जिसको हम लोग कॉल करेंगे उसको हम लोग को गेट करके दे देगा, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसके अंदर, या उस मेथड में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उसको हम लोग को दे देगा। सिमिलरली नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली कॉल कर सकता है विद इन द क्लास। डायरेक्टली इसलिए कॉल कर सकता है क्योंकि जो नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के पास सारे जो एक क्लास के लिए सिंगल स्टैटिक पुल एरिया रहता है, तो स्टैटिक पुल एरिया को ये पॉइंट आउट किया हुआ होता है, मतलब उसका स्टैटिक पुल एरिया का एड्रेस नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के पास होता है, वो पॉइंट आउट किया होता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका एड्रेस इसको पता होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट क्लास कॉल कर सकता है विद इन द सेम क्लास। विद इन द डिफरेंट क्लास क्या होता है, बाई क्लास नेम ये कॉल करता है। क्योंकि हम लोग गाइड मान लो तीन क्लास है, तो किस क्लास के ये मेथड को तीनों क्लास में सेम मेथड्स हैं, किस क्लास के मेथड को हमको कॉल करना है, ये हम लोग को जेवीएम को गाइड करना होगा। तो इसीलिए बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को डिफरेंट क्लास में। अब नॉन स्टैटिक मेंबर को कैसे कॉल कर सकता है, विद इन द सेम क्लास डायरेक्टली कॉल कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेंबर में सेम जो ऑब्जेक्ट होता है या सेम नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी सारे सेपरेट सेपरेट कॉपी प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नॉन स्टैटिक से दूसरा नॉन स्टैटिक लिंक होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स को नॉन स्टैटिक मेंबर से डायरेक्टली। और जो दूसरे क्लास होते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि हम लोग को क्लास को भी गाइड करना पड़ता है। क्लास को गाइड करेंगे, फिर नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से दूसरे क्लास में हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग के पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कास्टिंग। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।